नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज एक महत्वपूर्ण खबर जो कि पाकिस्तान के आतंकी समूहों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन जमात उद दावा के मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि दरअसल जमात उद दावा भी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा यानी कि LET की ही एक शाखा है। इसके अलावा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि लश्कर और जमात उद दावा के अलावा फलाह इंसानियत फाउंडेशन को भी कोई मीडिया कवरेज अब नहीं मिलेगा। भारत का ये कहना है कि सिर्फ मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि पाकिस्तान को इन संगठनों पर भी पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। पहली नज़र में पाकिस्तानी सरकार का ये फैसला, ये कदम अमेरिकी दबाव के तहत उठाया गया लगता है। लेकिन देश देशांतर में हम चर्चा करेंगे, आकलन इस बात पर करेंगे कि मीडिया कवरेज पर पाबंदी के जरिए प्रचार प्रसार पर पाबंदी का क्या असर होगा आखिर, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरह समझा जाए। साथ ही क्या वाकई पाकिस्तान आतंक पर काबू पाने के लिए गंभीर है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे अगले 30 मिनट के दौरान। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर SD मुनी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़िलहाल डिस्टिंग्विश फेलो हैं IDSA में, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। एम्बेसडर विवेक काजू मेरे साथ मौजूद हैं, इस पूरे इलाके को, पूरे खित्ते को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जो साउथ एशिया का पूरा रीजन है, पाकिस्तान को भी। जावेद नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि पाकिस्तानी अखबारों में कॉलम लिखते हैं और पाकिस्तान की सियासत को नज़दीक से देखते हैं। और साथ ही हिलाल अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, फेलो हैं CSDS में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और हम कोशिश ये भी करेंगे कि पाकिस्तान से भी किसी मेहमान को हम फ़ोन लाइन पर जोड़ सकें, ताकि वहाँ से भी एक पर्सपेक्टिव ये मिल सके कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं। प्रोफेसर मुनी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं कि मैं कई वेबसाइट्स पढ़ रही थी पाकिस्तानी मीडिया की ही, और उन पे ये लिखा था कि ये अमेरिकी दबाव के तहत पाकिस्तान ने कदम उठाया और सिरे से जो है, जो संजीदगी है, जो सीरियसनेस है, उसको रद्द किया जा रहा था पाकिस्तानी अखबारों में कि बराक ओबामा साहब को अभी वादा करके आए हैं नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान जो मुलाकात हुई है, और ये उसके फल के तौर पर दिख रहा है। आप भी इसको इसी तरह से देखते हैं? हाँ, मैं मानता यही हूँ, क्योंकि ये इससे पहले भी जमात उद दावा को इंटरनेशनली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कवर माना गया है। और शुरू से बहुत पुराना 3 साल 4 साल पहले जो यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशंस पास हुआ, उसमें इनसे कहा गया, पाकिस्तान से कहा गया कि फंडिंग सोर्सेज हैं, दूसरे सोर्सेज हैं, उनसे आप इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया उसके ऊपर, और इंटरनेशनल दबाव बराबर बना रहा, फिर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ अभी आपने और भी देखा होगा, जो मुशर्रफ साहब ने बयान दिया कि ये लोग हमारे हीरो थे जब जो हमारे ख़िलाफ़ हो गए, ये माना उन्होंने कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने बढ़ावा दिया, हमने पैदा किया, और शायद ही इनको जहाँ तक हो सकता था। तो ये सब देखते हुए यही लगता है कि अमेरिकन दबाव में, ख़ास तौर से जब वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं अमेरिका से, तो उनको खुश रखना भी ज़रूरी है। बहुत सारी इमदाद भी वहाँ से मिल रही है, हथियार भी मिल रहे हैं, तो उसी का असर लगता है। और इसमें अम्बेसडर काजू, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई मीडिया कवरेज, पहली बात तो कितना असर इस बात का होगा, मीडिया कवरेज आखिर महत्वपूर्ण कितना है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? देखिए, एक मायने में तो इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि मीडिया कवरेज ऑक्सीजन होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जमात उद दावा जैसी संस्था के लिए ये जो कदम उन्होंने उठाया है कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका अपना ज़रिया है जिसके ज़रिए वो अपने फॉलोअर्स तक पहुंचते हैं। उनका ये ज़रिया, उनका प्रिंट मीडिया भी है, वो जो अखबारात या जो मैगज़ीन्स निकालते हैं वो निकालते रहेंगे। फिर जो वो प्रचार करते हैं मस्जिदों के और मदरसों के द्वारा, वो भी वो कायम रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि समाज में जो उनका एक तबका है, पाकिस्तानी समाज में जो उनका समर्थक है, वो किसी तरह इस पर जोर देगा। ये तो एक तरह से हिपोक्रेसी है पाकिस्तान की, वो ये करते रहते हैं खेल। दरअसल बात ये है कि जो ये टेरर है वो उनका अब जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है भारत के ख़िलाफ़, उसका एक अभिन्न अंग है। इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट। वैसे का जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, इस्लामाबाद से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इम्तियाज़ गुल साहब, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इम्तियाज़ साहब, आपका वेलकम है राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में इसको लिया जा रहा है कि ठीक है आपने मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई है, लेकिन असली पाबंदी कब लगेगी, इन पर टोटल जो पाबंदी की मांग हिंदुस्तान करता रहा है वो कब लगेगी? लेकिन सबसे पहले मुझे आप ये बताइए
कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई इसको बहुत संजीदगी के साथ देखा जाना चाहिए कि ये जो टेरर ग्रुप्स हैं, इन पर पाबंदी के लिए पहला कदम मीडिया कवरेज पर पाबंदी है? देखिए, मैं अभी विवेक राजू साहब की बातें भी सुन रहा था। बड़ा हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे हमारे और बहुत सारे मित्र हैं जो हमेशा ये कहते रहेंगे कि डू मोर, इट्स नॉट इनफ। अब उसमें सवाल ये है कि जिस तरह आपके लिए इंडिया में आरएसएस या शिवसेना जैसे जो ग्रुप्स हैं, उनका भी प्रचार जारी रहता है, उनके अपने सेवक हैं और उनके लिए उनको गवर्नमेंट के जरिए कंट्रोल करना या किसी हद तक उनको वॉच करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी, चाहे वो लश्कर तैयबा है, चाहे जैश ए मोहम्मद है, चाहे दूसरे ग्रुप्स हैं, उनका चूंकि कई वर्षों से वो अनचेक यहाँ पे प्रोपेगेशन करते रहे हैं, उन्होंने अपने मिशंस को बढ़ावा दिया है और उसकी वजह से उनके सामने गवर्नमेंट के वो सेक्शन, खास तौर पे जो पुलिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो कई मामलों में कई जगहों पे बेबस हो गई थी। नहीं, लेकिन इम्तियाज साहब, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, क्या ये मुनासिब होगा, क्या ये ठीक होगा कि आरएसएस या दूसरे जो हार्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मुकाबला टेरर ऑर्गेनाइजेशन से कर लेना? ये तो देखिए, ये भी बड़ी क्वेश्चनेबल बात है कि कौन कितना टेररिज्म कर रहा है। अगेन, हमें इसमें मेरा ख्याल नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, आपने कहा है, ठीक है, कभी अगर मेरी बात काइंडली सुन लीजिए जी। उसमें आपका ठीक है कहना है कि ये वहाँ की डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है, लश्कर तैयबा या इस किस्म की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि एक इस अंदाज में उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए कि जिससे खुद समाज के अंदर काफी सरकार के लिए और सेना के लिए दूसरे मसाइल खड़े हो जाएं। यानी आप एक मसला सुलझाने के लिए उसको दूसरे मसले खड़े कर दें। तो अब जो फर्स्ट स्टेप है, अब दुआ हम ये करते हैं पाकिस्तानी के तौर पे कि पहली मर्तबा, जो कि अब तक तो ये कहा जाता रहा कि लश्कर तैयबा या जमात उद दावा के खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, अब जबकि एक ऑफिशियल एक्शन लिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा उसको एनकरेज करें, थोड़ा सा उसको पॉजिटिवली लें, इसी के जरिए शायद दूसरा, तीसरा, चौथा कदम भी उठा लिया जाएगा। यानी एक पाकिस्तानी कमेंटेटर होने के नाते कम से कम आप ये कह रहे हैं, अगर ये मान लिया जाए कि आपकी राय जो है वो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तानी व्यू को, कि पाकिस्तान में इसको मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की राय, मैं एक सेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करती है तो ये माना जा सकता है कि सीरियसली लिया जा रहा है। जावेद नकवी साहब, आप भी पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कमेंटेटर्स, जर्नलिस्ट, उन सब के आप कांटेक्ट में रहते हैं। वो अलग बात है कि फ़िलहाल जो पैरेलल ड्रॉ किया है इम्तियाज़ साहब ने, उससे हम सहमत नहीं हैं, हम अग्री नहीं करते, लेकिन आप इसको कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या वाकई इसको पहला कदम माना जा सकता है? देखिए, हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है ये इन पे बैन लगा देना मीडिया पे, इसलिए कि अभी तक तो हमको वो दिखाई देते थे कि क्या कर रहे हैं। अब बग़ैर मीडिया के तो हम कैसे दिखाएंगे कि देखिए साहब, ये खड़े होके लाहौर के चौक में या ये कराची में या कहीं ये खुराफात कर रहे हैं, तो और खुराफात जारी रही, तो मैं समझता हूँ कि वो सामने होता कैमरे के और निगाह होती उस पर अखबार वालों की, तो वो ज़्यादा मुनासिब था। कम से कम हम बीमारी को समझते। तो मैं समझता हूँ कि सच्ची बात तो ये है कि जैसे बात हो रही है, जिसको दूसरा तीसरा स्टेप बताया जा रहा है, वो शायद पहला और दूसरा स्टेप होना चाहिए था। ये एक जैसे कि एक होम्योपैथिक दवाखाना, माफ़ कीजिएगा मैं किसी पेशे पे वो छीटाकशी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ आपने एक छोटी सी खुराक दे दिया किसी को, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो उसमें भी एक तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र कर रहे हैं कि अगर अंदर जाहिर सी बात है जवाब नहीं, वो फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी है। अब आपने जो खड़ा कर लिया इतना बड़ा देव, तो उसको आप वापस बॉटल में कैसे डालेंगे, किस तरह, बग़ैर खून खराबे के। ये तो एक पहल हुई है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है, और मुझे नहीं यकीन था कि ऐसा हो पाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर के कातिल को सज़ाए मौत दी, बावजूद इसके कि हम खुद डेथ पेनल्टी के हक़ में नहीं हैं, लेकिन सिंबॉलिकली जो ये एक स्टैंड लेना, जहाँ पे जजेस छोड़ के भागे जा रहे थे, बल्कि जजेस ताली बजा रहे थे उस आदमी के लिए जो कातिल था,
मैं समझता हूँ कि ये अगर ये कदम हुआ है, उठाया गया है, तो हमको इसकी खुल के तायीद ये करनी ज्यादा चाहिए। सब्सटेंशियल आप मानते हैं, इसको समझता ज्यादा हूँ। वजन देते हैं? जी, देखिए, जी, मुझे ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद से कैसे निपटे, ये उसका मसला है, उनको मुबारक। मुझे ये मतलब है कि पाकिस्तान से भारत में क्या आतंकवाद हो रहा है, उस पर हमारी नजर होनी है। लश्कर तौयबा को पनपाया, उसको दूध पिलाया गया है सांप को भारत के खिलाफ। कभी लश्कर तैयबा ने या जमात उद दावा ने पाकिस्तान की सोसाइटी पर अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की फौज पर अटैक नहीं किया। भारत केंद्रित रहते हैं। भारत केंद्रित। लेकिन जमात उद दावा को आप कैसे देखते हैं? वो तो ये कहते तो हैं कि वो जमात उद दावा सोशल, और लश्कर तैयबा में कोई फर्क है? लेकिन वो कहते हैं कि वायलेंट नहीं है, बल्कि ये सोशल बातें वेलफेयर हैं, के लिए ये काम बातें करते हैं। हैं। हाँ, हिलाल साहब, आप इसको किस तरह से स्टडी करते हैं? पहली बात तो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पर समझ में हमारे सामने आ रहे हैं। एम्बेसडर काटजू ये कह रहे हैं कि ये कोई ख़ास बात नहीं है, हालांकि इसको पहला कदम भी नहीं मान रहे हैं वो। जावेद नकवी साहब कह रहे हैं कि इसका उल्टा असर हो सकता है कि अब तक हमारे पब्लिक व्यू में जो चीज़ें हमारे सामने आती थी, अब हम वो भी कहने जैसे नहीं रहेंगे। आप किस तरह से देखते हैं जो टेरर ग्रुप से उनका मीडिया को इस्तेमाल करना, किस तरह से स्टडी करेंगे आप? देखिए, जितनी भी चीज़ें हमें जो टेररिज्म के बारे में पता लगती हैं वो काफ़ी छन के आती हैं। उस इन्फॉर्मेशन में जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है वो काफ़ी छन के आती है। तो मैं इस बात से तो मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि इतना अगर छनाई हो जाएगी तो जो जावेद भाई कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कितनी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचेगी, एक सवाल तो वो एक जायज़ मुझे लगता है कि सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल जो है, जो ज़्यादा बड़ा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या वाकई ही में हमें, क्योंकि मैं हिंदुस्तान को जानता हूँ, मैं पाकिस्तान को नहीं जानता हूँ, कि क्या वाकई में पाकिस्तान, जो अभी कंपैरिजन की बात वो करने की कोशिश कर रहे थे, मैं आरएसएस का मुखालिफ हूँ और मुझे इसका बारे में कोई शक नहीं है कि आरएसएस इस तरह का इसेंशलिस्ट पॉलिटिक्स करता है, वो उसकी कभी तायद नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। आरएसएस उसका एक हिस्सा बन चुका है, चाहे हम माने या ना माने। तो उसका जो इसेंशलिज्म है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होगा, अलग होगा उस इसेंशलिज्म से जो इसेंशलिज्म पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स कर रहे हैं। जब इंफॉर्मेशन की बात आती है, इसका विरोध हमें करना चाहिए। मैं कतई, मेरा ये मानना नहीं है कि आरएसएस का विरोध नहीं करना चाहिए, आरएसएस जैसी संस्थाओं का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हम एक ब्लैंकेट कवर दे देंगे हर तरह के एसेंशलिज्म को, उसकी स्पेसिफिसिटी को हम नहीं जो है वो कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम स्पेसिफिसिटी देखें कि वो यहाँ पर जो सूचना हम तक पहुँच रही थी अब तक, एक बात। दूसरी बात है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत अहम मीडिया है और उस पर कोई बैन नहीं है। तो अगर प्रचार प्रसार करना होगा तो सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, और इसके अलावा एक अल्टरनेटिव मीडिया भी है। जो भी इसेंशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हमेशा अल्टरनेटिव मीडिया को फोकस करती हैं, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया को। लेकिन इलाज साहब, 60-70 जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेरर, जिनको आइडेंटिफाई किया है पाकिस्तान की इस ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके एडवर्टीजमेंट पर भी पाबंदी लगी है, तो क्या ये फंड पर भी हमला है? नहीं, देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, कि जितनी सूचना हम तक पाकिस्तान की पहुँचती है, उस सूचना के आधार पर जो करप्शन का लेवल है, जो स्टेटलेसनेस का जो लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा है। उस सिचुएशन के अंदर हम इस तरह के बैन कितने कारगर साबित होंगे, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है। और ये भी सवाल उठाया जा सकता है, देखिए, एक पैरेलल गवर्नमेंट तो चलती है, तो हम सब जानते हैं पाकिस्तान को, जितना मैं समझता हूँ उसके हिसाब से। तो उसमें अगर आप एक ख़ास किस्म की चीज़ों पर बैन लगा देंगे तो बहुत अलग, भाई बहुत छोटी सी बात है कि कराची में ट्रांसपोर्ट जो है वो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ पॉलिटिक्स के इतने सारे स्पेसेस मौजूद हैं पाकिस्तान में, उसमें अगर हम मेन स्ट्रीम को अगर केंद्रित करके बात करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम का जो कंसेप्शन हमारे यहाँ पर है वैसा ही पाकिस्तान में भी है। जी, प्रोफेसर मुनी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये माना जाए कि वाकई पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी हम समझते रहें और ये समझते रहें कि वो खुद शिकार है, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कहता रहा है? ये कदम क्या जो डोमेस्टिकली अपने अंदर पाकिस्तान में टेरर की जो लिटरेचर है या उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसके प्रचार प्रसार को रोकने का मकसद आपको ज़्यादा नज़र आता है, या भारत केंद्रित चूँकि उनकी गतिविधियाँ रहती हैं इसलिए भारत को इससे अगर कोई फ़ायदा पहुँचा तो पहुँच सकता है? इसको आप देखते किस तरह से? देखिए, मैंने कहा, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल प्रेशर को कुशन करने का एक मामूली सा स्टेप है। इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं देखता।
इसलिए नहीं देखता कि लश्कर तौयबा को बैन खुद पाकिस्तान ने किया। जब बैन हुआ तो उन्होंने जमातुल दावा बना दिया। जमातुल दावा ने पब्लिकली फंडिंग इकट्ठा किया। सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि 1/3 के करीब तो वो चैरिटी में इस्तेमाल करते हैं, 2/3 उनका टेररिज्म की एक्टिविटी में चला जाता है। उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकग्नाइज़ किया हुआ है और उस प्रेशर को हटाने के लिए अब उन्होंने, हमारे पाकिस्तानी दोस्त ने कहा कि ये पहला कदम है। पहला कदम तब होगा जब आपकी नीयत में ये होगा कि हमको टेररिज्म रोकना है। उसकी कोई तस्दीक, कोई इंडिकेशन हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम ये कहते हैं तो उसका वजह सबसे बड़ी ये है, मैं फिर जाता हूँ जनरल मुशर्रफ के बयान के ऊपर। उन्होंने कहा इनको हमने पाला लेकिन ये अब हमारे खिलाफ हो गए। फिर किसी ने कहा कि आप हाफिज सईद पे आपका क्या बयान है? उन्होंने कहा नो कमेंट्स। काहे नो कमेंट्स? जब आप कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ हो गए और हम इनको रोकना चाहते हैं तो कमेंट देने से क्यों झिझक रहे हैं? लेकिन पाकिस्तानी नेता और कमेंटेटर्स किसी ने नहीं कहा। नहीं, ये भी कहते हैं कि जब हम कुछ करते नहीं है तो कहते हैं करते नहीं है, जब करते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही किया है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात और बताऊं, नेटवर्क की। मीडिया से उन्होंने कहा कि मीडिया से वो अपना फंड शुरू नहीं कर पाएंगे। जमातुल दावा का नेटवर्क इतना फैला हुआ है। जब ये अर्थक्वेक आया था तो उसमें फौज से पहले जमातुल दावा के लोग थे पहुंचे हुए वहाँ पर। तो अगर इतना नेटवर्क है उनका, और जैसा सोशल मीडिया का रेफरेंस किया गया, तो सोशल मीडिया को तो आप बैन नहीं कर सकते। तो ये एक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक अपेरेंटली ऐसा स्टेप है जो लगे कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन इसका पर्पस कुशन करना है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान को भी ये कहना है कि देखिए वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्टॉपिंग दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब बातचीत शुरू करो आप हमसे। अम्बेसडर जो कि आप इसको भी ऐसी रणनीति मानते हैं, या आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूएस एस्टेब्लिशमेंट बराक ओबामा साहब को, किसी को भी खुश करने में क्या कामयाब ये कदम हो सकता है, अगर हमारे लिए इसके बहुत मायने ना भी हो तभी? देखिए, लश्कर तौयबा का जिक्र हुआ था ओबामा और नवाज शरीफ की जॉइंट स्टेटमेंट में, ख़ास तौर से जिक्र हुआ था। तो अमेरिका को तो उनको दिखाना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने, नवाज शरीफ ने आपको एक वचन दिया है, उस वचन को हम निभा रहे हैं। अब ये देखना है कि अमेरिका की क्या प्रक्रिया होती है इस पर। क्या वो इसको मानते हैं, क्या कहते हैं कि ये अच्छा कदम है, या वो भी इसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दे सी थ्रू इट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये कौन सी बड़ी चीज़ आप। लेकिन एसडी मुनी जी कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाएगी, देखिए हम कुछ कर रहे हैं, हमसे बातचीत करिए, आइए टेबल पे नहीं, भारत से। हाँ, देखिए, भारत का जो डायलॉग पर या बातचीत पर जो स्टैंड है वो साफ है। कोई किवाड़ बंद तो नहीं हुए हैं। मोदी सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। मोदी सरकार ने ये कहा है कि बातचीत के दस्तूर होते हैं, उन दस्तूर पे अगर आप कायम हैं तो हम बातचीत ज़रूर करेंगे। वो दस्तूर क्या है? पहली चीज़ कि आतंकवादी गतिविधियां रोकिए, आतंकवाद पर पहली बातचीत होगी जैसे ऊफा समझौते में तय हुआ था। दूसरा कि हम नहीं चाहते हैं कि जब आपके नुमाइंदे यहाँ आए पाकिस्तान के, तो वो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हुर्रियत है उससे मिले, चाहे पहले हमारी कोई भी नीति हो। ये भी अंतर्राष्ट्रीय दस्तूर के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, यानी सहमत अंतर्राष्ट्रीय दस्तूर के मुताबिक है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इसके अलावा हाफिज सईद की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंड्री रखी है। यूनाइटेड नेशन ने 2008 में ही जमातुल दावा को बैन किया हुआ था। क्या इस सब के मायने नहीं है पाकिस्तान में कुछ भी? बिल्कुल नहीं। हाफिज सईद एक मुशर्रफ ने कहा हीरो है, तो फिर ये कैसे मान लें कि अब ये कदम अमेरिका के दबाव में उठाया होगा, अगर बाउंड्री होने के बावजूद? नहीं, ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो हम पहला स्टेप हमने लिया है इसको हमें इनकरेज करिए, इसको रिवॉर्ड करिए, भारत पे प्रेशर डालिए कि भारत बातचीत शुरू करे। तो इसकी तारीफ ना की जाए इसकी भारत की तरफ से? बिल्कुल नहीं, ये कुछ हमें नहीं कोई है, फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने आपसे कहा, ये कदम बेमाने हैं। जावेद नकवी साहब, ये बताइए आखिर क्या मजबूरी या क्या चालाकी है अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हम ये देखें कि फलाह इंसानियत जैसे नाम रखे कि मतलब पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले उसके
वेल विशर लोग जो हैं वो जिस तरह के कामों में शामिल हैं, इंसान तो ज़ाहिर है हिंदुस्तानी भी हैं जिनके ऊपर वो हमला करने की बात करते हैं और करते भी हैं, ये कौन सी मजबूरियां हैं या किस तरह की रणनीति है पाकिस्तानी सरकार की कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिनका कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी उनकी जड़ें अंदर मौजूद हैं, उनका सहारा लिया जाता है, जिसको एक स्ट्रेटजी के तौर पर कह रहे हैं? देखिए, ये सिलसिला तो बहुत पुराना है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट दूसरा था। वो कॉन्टेक्स्ट था ज़ियाउल हक ने जो किया, इस्लामाइजेशन किया, उस वक्त तो सबने बड़ी तारीफ की। मुजाहिदीन को तो पूजा की जाती थी। क्यों की जाती थी? इसलिए कि अमेरिका बहादुर चाहते थे इनकी बंदगी करो। अब कोल्ड वॉर के बाद पासे सब पलट गए, तो अब उसको उखाड़ना जो है, यू टर्न लेना गेंडे के लिए ज़रा मुश्किल होता है अगर वो तेज़ी के साथ जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक मसला ये है, और जो बात कह रहे थे वहाँ के। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि जैसे काटजू साहब फरमा रहे थे कि हम मुशर्रफ साहब ने, या आप भी कह रही थी, उन्होंने ये कहा है। मुशर्रफ के ज़माने में जमातुद दावा भी था या लश्कर तैयबा था, और तमाम लोग जो हैं वो खूब हरकतें भी कर चुके थे। मुशर्रफ ख़ुद भी हरकतें कर चुके थे। तो फिर हमने उनसे बात क्यों की? ये कैद कब लग गई कि नहीं साहब आप फलानी चीज़ को बंद कर दीजिए, या उस पर अंकुश लगाइए, या आप इसका रोल बदल दीजिए। तो हम मानते हैं मोदी साहब का जो प्रायोरिटीज़ हैं बिल्कुल सही हैं, और यही तरीका है निपटने का। तो मैं समझता हूँ मोदी साहब को फिर नेपाल से भी सही तरीके से निपटना चाहिए, या मालदीव्स के साथ सही रिश्ते होने चाहिए। यानी छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर वाकई इनकी फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा आला किस्म की है, और वाजपेयी साहब फेल हो गए और मनमोहन सिंह फेल हो गए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हैं बहुत कामयाब फॉरेन मिनिस्टर हैं, अपने मतलब एक विजनरी हैं। मैं समझता हूँ कि बातें होनी चाहिए, और जो भी उसका ऑर्डर हो, चाहे वो 8वें नंबर पे ये आए, न्यूक्लियर, वो हमारे हिसाब से तो सबसे पहले न्यूक्लियर उस पर बात होनी चाहिए। नहीं तो क्या पाकिस्तान के मद्देनजर अगर देखें पॉलिसी फिलहाल भारतीय सरकार की, आप उससे सहमत नहीं हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर जो यूरोप में कभी उन्होंने इस्तेमाल किए थे, हमारे इंटरनेशनल अरीना में वो उन्होंने लगा लिए हैं। अब हम कह रहे हैं कि अच्छा नहीं साहब, पहले आतंकवाद पे बात कीजिए, हम नहीं करेंगे बात, हमारी कोई अपनी मजबूरी है, एरोगेंस से जो भी है। अब एक एग्जिस्टेंशियल खतरा है कि नहीं है, या नहीं है? हम उनको बहुत जिम्मेदार लोग समझते हैं, या उनको पागल समझते हैं कि इनके अंदर कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है जो वाकई दाग दे, क्योंकि वो तो जन्नत की फिक्र कर रहा है, उसको दुनिया से नहीं कुछ लेना देना है। उसके लिए क्या हम लोग तैयार किए गए हैं साइकोलॉजिकली, फिजिकली? रूस में इस वक्त जबकि खतरा नहीं है ऐसा, वहां पे पुतिन कह रहा है अपने लोगों से कि भाई न्यूक्लियर खतरे के लिए तुम जो प्रोटेक्शन गियर है उसको स्टॉकपाइल कर लो। हमारे ख्याल से अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पास ये है, अलावा इसके कि हम कहें कि पाकिस्तान को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, फर्ज कीजिए वो इसके लिए तैयार है, तो क्या आप ये रिस्क लेना चाहिए? बहस थोड़ी सी लंबी है और आखिरी 3-4 मिनट बचे। अलग विषय, बिल्कुल अलग बहस है, अलग बहस है, मुद्दा अलग है। इसको आतंकवाद से जोड़ना मुझे लगता है गलत। देखिए, दरअसल बात यह है कि जिस दिन से पाकिस्तान ने आतंकवाद शुरू किया है, हम उसमें उसका हल निकालने में कामयाब नहीं हुए। ये दरअसल बात है, चाहे पहले बातचीत की हमने या बातचीत नहीं की, वो अपनी जगह। बिल्कुल। अब हमें राष्ट्र के तौर पर ये एक हल इसका निकालना है। कब तक चलेगा? बिल्कुल। और मोदी सरकार ने अगर कोई कदम लिया है और इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका खैर मकदम करना चाहिए। बिल्कुल। ये कहना चाहिए कि जो पहले गलतियां हुई वो अभी तक चलती जाए, ये तो मैं हिमाकत समझता हूँ। जी। हिलाल अहमद साहब, ये बताइए कि फिलहाल जो ये पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो आतंकी समूह हैं, इनका जो पब्लिक सपोर्ट बेस है वो कैसे तैयार होता है? कैसे पाकिस्तानी जनता इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि अगर ये मान भी लिया जाए एक दफ़ा को कि ये पाकिस्तानी जनता के वेल विशिंग का काम कर रहे हैं या उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और वही लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी अवाम के लिए ख़तरा बन रहे हैं उनकी जान के लिए, तो कैसे ये पब्लिक सपोर्ट गार्नर होता है? देखिए, इसमें सिर्फ इसको ये कह देना कि पूरा पाकिस्तानी अवाम इनके चुंगल में है, या पूरा पाकिस्तानी अवाम उसी किस्म का इस्लाम मानता है जिस तरह के इस्लाम की ये शिक्षा देते हैं, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रगतिशील लोग हैं वो सिर्फ मोमबत्ती जलाने वाले नहीं हैं, उसकी एक बड़ी तादाद है, और वो तादाद क्योंकि हमें दिखती नहीं है इसलिए हम ये मान लेते हैं कि दरअसल सिर्फ उस एग्ज़ाम्पल पर मत जाइए
कि जब जो पंजाब के गवर्नर का कातिल था उसके बारे में जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के आम आवाम से अगर बात करेंगे, और फेसबुक इसका बहुत बड़ा माध्यम है, आप देखिए कि लोग किस तरह से आगे आते हैं, आम लोग किस तरह से आगे आते हैं जो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस जो आवाज़ें हैं, जो इस तरह की प्रोग्रेसिव आवाज़ें हैं, उनके लिए जगह नहीं है, ना तो हमारे मीडिया में, ना वहाँ के मीडिया में। इम्तियाज़ गुल साहब तो ये कह रहे थे फिलहाल कि उनके ऊपर एक्शन करने से सरकार इसलिए डरती है कि जी सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा। खास तौर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते में ऐसा लगता है कि जैसे हम दो आदमियों की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो व्यक्तियों के नाम है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दरअसल बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए। हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ कुछ 5 लोग, विदेश नीति ये सब नहीं होता है। अगर वाकई में विदेश नीति की बात की जानी चाहिए तो पीपल टू पीपल डायलॉग विदेश नीति का पहला सिद्धांत होना चाहिए। न्यूक्लियर की बात को आप कैसे अलग कर देंगे? आप कैसे कहेंगे कि आतंकवाद का न्यूक्लियर से कोई संबंध नहीं है? आप कैसे कह देंगे कि जो हमारी आम आवाम है हिंदुस्तान की और आम आवाम पाकिस्तान की है, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसके लिए कोई स्पेस है हमारी इन बातचीतों में? तो जब तक पीपल सेंट्रिक विदेश नीति नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों पर कोई सार्थक बहस हो पाएगी। जी, इम्तियाज़ गुल साहब एक बार फिर से हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ गए हैं, हालांकि समय बहुत कम बचा है। इम्तियाज़ साहब ये बताइए, फिलहाल आगे होना क्या चाहिए? हिंदुस्तानी इसको बहुत गंभीरता, बहुत संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, इसको सिर्फ एक तरह से यहाँ बैठे हुए 2 तजुर्बेकार एम्बेसडर्स हैं फॉर्मर, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि अमेरिका को दिखाने के लिए कि फ़िलहाल देखिए हमने कदम उठा लिया है। क्या वाकई आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को अश्योर किया जाना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान में मैं ना मानने वाले लोग, उन्होंने यही रट लगाए रखी कि ये काफ़ी नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब एक कदम छोड़ के 4 कदम भी पाकिस्तान सरकार ले लेगी तो ये फिर भी उसमें से भी कीड़े निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ, मैंने कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अपना आर्टिकल भी लिखा था यही बात कह के, अपनी सरकार को भी हमने कहा कि कोई शॉर्टकट नहीं होने चाहिए सब, और दुनिया को हमने जवाब देना है, वी शुड कम क्लीन ऑन दिस। और मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने जो हमारे मित्र हैं हिंदुस्तानी, उनसे भी कि थोड़ा बहुत ज़रा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और अगर कोई अच्छा काम पाकिस्तान के ज़रिए हो रहा है तो उसको थोड़ा सा इनकरेज करें, उसमें मजीद कीड़े ना निकालें, क्योंकि उससे फिर जो प्रोग्रेस होनी होती है वो नहीं होती। लेकिन इम्तियाज़ साहब ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक पोस्चरिंग की तरह बना लें कि सिर्फ टेररिज्म पे बातचीत होगी, लेकिन इम्तियाज़ साहब नहीं होगी, तो फिर तो मेरा ख्याल है दोनों देश कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाली पोस्चरिंग करके, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके और फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए कि आप असल में तो टेरर पर काबू नहीं पा रहे हैं, लेकिन करते हुए सिर्फ दिखना चाहते हैं। देखिए, उसमें अब ये तो नहीं हो सकता कि टेरर पे काबू पाने के लिए पाकिस्तान इंडियन आर्मी को इनवाइट करे कि आप आए हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर आके टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करें। आखिर 2 देशों के बीच एक संबंध का मामला है, 2 देशों के लोगों के बीच ये एक मामला है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको जो खदशात हैं, एप्रीहेंशन हैं, उनको दूर करने के लिए जब तक बातचीत नहीं होगी जरा से खुले दिल के साथ, मैं नहीं समझता कि ये हमारा संबंध कहीं आगे बढ़ सकेगा। प्रोफेसर मुनी लास्ट वर्ड। देखिए, आपको अगर ये हिंदुस्तान को कन्विंस करना है तो छोटे छोटे स्टेप लीजिए। लखवी की जो प्रोसिक्यूशन है उसको बढ़ाइए। आपके एफआईए डायरेक्टर जो फॉर्मर थे, उन्होंने अखबारों में लिख के ये बताया कि ये 26/11 कैसे हुआ, और उन्होंने इतनी सारी एविडेंसेस दी, उनको कोर्ट में पूरा क्यों नहीं करते? कितने साल हो गए बताइए। तो एक ऐसी आप एविडेंस करेंगे या हाफिज सईद के ऊपर कुछ कीजिए, हम तुरंत मान जाएंगे उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरे जो छोटे मोटे जो आप जैसे मीडिया को बंद कर दिया, इससे कन्विंस होना मुश्किल है, क्योंकि तजुर्बा दूसरा है हमारा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। जाहिर है बहस जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत पे शुरू होती है तो जाहिर है उसका कोई ख़त्म नहीं होता। आगे के लिए फ़िलहाल हम इसे टाल रहे हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ये कहते हुए कम से कम दिखना चाहता है कि मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाकर वो आतंकी समूहों को कम से कम थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा है, इसको एक पहला कदम माना जा सकता है। हालांकि भारत इस बात से सहमत नहीं और लगातार मांग ये है कि इन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।